India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक कोई भी कार्रवाई न करके फुल वीटो या पॉकेट वीटो का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। साथ ही तमिलनाडु राज्य विधान मंडल द्वारा दोबारा अधिनियमित किए जाने के बाद 10 विधेयकों पर महीने तक बैठे रहने और बाद में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर आर.एन. रवि की कार्रवाई को अवैध और कानून में गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 200 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने की अनुमति मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयक को लेकर राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। पहला, विधेयक को स्वीकृति देना, दूसरा स्वीकृति रोकना या वापस भेजना, या तीसरा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज देना। ऐसे में राज्यपाल संवैधानिक बाध्यता के तहत 3 में से एक कदम उठाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि एक बार राज्यपाल द्वारा विधेयक को स्वीकृति नहीं देने के निर्णय के बाद उन्हें अनुच्छेद 201 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि संविधान में पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा को स्थान नहीं मिलता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे शीघ्रता से कार्य करें। विधेयक पर उचित समय सीमा में कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद अब एनजीओ एपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें इस कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 301 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में नए अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में खतरनाक हस्तक्षेप बताया गया है, जिससे वक्फ का मूल उद्देश्य कमजोर हो रहा है, जो पैगंबर मोहम्मद के समय से कुरान के संदर्भों और हदीस में गहराई से निहित है। याचिका में संशोधन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों से मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करता है, जो गैर मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं, जिससे निष्पक्षता, तर्क संगतता और गैर भेदभाव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना समावेशीपन की एक और कदम नहीं, बल्कि ये भारत की संस्थागत ढांचे में पहले से ही कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है। समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक संस्थानों में मुसलमानों की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति और गंभीर रूप से कम प्रतिनिधित्व के सम्मोहक सबूत पेश करती है। इसके विपरीत गैर मुस्लिम धर्मार्थ संस्थाएं अपने धार्मिक मामलों में मुसलमानों की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करती है, जो कि संशोधन के भेदभावपूर्ण प्रभाव को उजागर करती है। याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को उन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा या प्रबंधन में परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो कभी उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ की जाती थी। कुल मिलाकर याचिका में दावा किया गया कि संशोधन अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर असंवैधानिक अतिक्रमण करता है। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है।
और चलिए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्ट से समझते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को किन ग्राउंड्स पर रद्द करने की मांग की गई है। एक रिट पिटीशन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1925 के संवैधानिकता को चैलेंज किया गया है। ये अमेंडमेंट एक्ट वक्फ एक्ट 1995 में बड़े बदलाव लाता है। वक्फ प्रॉपर्टीज इस्लामिक चैरिटेबल एंडाउमेंट्स के क्रिएशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक मेजर चेंज ये है कि वक्फ के यूजर्स का कंसेप्ट हटा दिया गया है, मतलब जो वक्फ के प्रॉपर्टीज बिना लिखित डीड के हैं, जो कई सदियों से वक्फ के रूप में यूज हो रहे हैं, उन्हें अब प्राइवेट या सरकारी जमीन बताया जा सकता है। इस एक्ट के तहत सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इंक्लूड करने का मैंडेटरी कर दिया गया है और सीईओ के मुस्लिम होने की शर्त हटा दी गई है, जो रिलीजियस ऑटोनॉमी पर सवाल उठाता है। सेक्शन 3B के तहत सभी वक्फ को डिटेल्ड हिस्टोरिकल इन्फो देना जरूरी है, जिसे वक्फ बनना वाले के नाम, एड्रेस, डेट, क्रिएशन, जो पुरानी वक्फ के प्रॉपर्टीज के लिए मुश्किल है। एक्ट ये भी कहता है कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर वक्फ नहीं बन सकता और सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ वक्फ अल औलाद फैमिली वक्फ के जरिए इनहेरिटेंस राइट को लिमिट कर दिया गया है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और अगली खबर का रुख करते हैं ये दोहराते हुए कि न्यायिक कार्रवाई के सिद्धांत जो हैं वो अर्ध न्यायिक कार्रवाई पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने माना कि सेबी के बाद वसूली आदेश को न्यायिक कार्रवाई द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उसके पहले आदेश में वसूली का निर्देश नहीं दिया गया था। कोर्ट ने रचनात्मक न्यायिक कार्रवाई के सिद्धांत को लागू किया, ये मानते हुए चूंकि सेबी अपनी पिछली कार्रवाई में वसूली का आदेश दे सकता था, इसके लिए बाद में आदेश में ऐसा करना अनुमेय नहीं था। जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या न्यायिक कार्रवाई का सिद्धांत सेबी अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई पर लागू होता है, खासकर उन मामलों में जहां सेबी एक ही कारण के लिए कई आदेश जारी करना चाहता है। ये मामला वाइटल कम्युनिकेशन लिमिटेड की धोखाधड़ी गतिविधियों से संबंधित था, जो एक सूचीबद्ध, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया इससे संबंधित था। कोर्ट ने रचनात्मक न्यायिक कार्रवाई के सिद्धांत को लागू किया, ये मानते हुए चूंकि सेबी अपनी पिछली कार्रवाई में वसूली का आदेश दे सकता था, इसीलिए बाद में आदेश के अंदर ऐसा करना अनुमेय नहीं था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या न्यायिक कार्रवाई का सिद्धांत सेबी अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई पर लागू होता है, खासकर उन मामलों में जहां सेबी एक ही कारण के लिए कई आदेश जारी करना चाहता है। ये मामला वाइटल कम्युनिकेशन लिमिटेड और धोखाधड़ी गतिविधियों से संबंधित था, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है जिससे के भ्रामक विज्ञापनों के कारण निवेशकों ने VCL में अपना पैसा निवेश किया, जिससे शेयर की कीमतों में उछाल आने के बाद वित्तीय नुकसान हुआ। सेबी के आदेशों को VCL ने ट्रिब्यूनल के समक्ष से चुनौती दी, ये तर्क देते हुए कि रेस जुडिकाटा ने उसे कारण से कार्रवाई के दूसरे आदेश को रोक दिया। ट्रिब्यूनल ने माना कि ऑर्डर को रेस जुडिकाटा द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि 2014 का आदेश अंतिम था। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि धारा 11 और 11B के तहत पारित सेबी के 2014 के आदेश में जुर्माना लगाया गया था, लेकिन धन वापसी का निर्देश नहीं दिया गया था, चूंकि आदेश के खिलाफ अपील नहीं की गई थी, इसीलिए ये अंतिम हो गया और सेबी बाद में धन वापसी का आदेश देने के लिए उसी कारण पर फिर से विचार नहीं कर सका। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एकल जज के खिलाफ उस अपील पर
सुनवाई करने की ऊपर सहमति जताई, जिसमें फिल्म शादी की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। 13 जून 2024 को न्यायालय ने फिल्म की रिलीज और किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ये मजबूत मामला पाया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया है। 7 मार्च 2025 को फिल्म पर रोक हटाने से इनकार करते हुए एकल जोश ने कहा था कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के शीर्षक में जौहर के नाम और व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके अनधिकृत रूप से जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार अधिकारों तथा साथ ही उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस MS कणिक की खंडपीठ ने फिल्म के सह निर्माता संजय सिंह की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। निर्माता के वकील ने कहा कि ये फिल्म कोई बड़े सितारे वाली फिल्म नहीं है, जिसे दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कभी भी रिलीज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों के लिए अप्रैल-जून का समय महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। न्यायालय इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक परिसर कानून से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 के तहत उठाई गई मांग के लिए देयता से जुड़े हुए एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीमा अधिनियम की धारा 18 को लागू किया। ये देखते हुए कि लाइसेंस धारक ने 3 वर्ष की सीमा अवधि के भीतर देयता की स्वीकृति दी थी। कोर्ट ने पट्टा धारक को सीमा के विस्तार का लाभ दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस PB वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के मामले पर विचार कर रहा था, जिसने 2003 में प्रतिवादियों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन भूमि आवंटित की थी। शुल्क हर 5 साल में संशोधित किया जा सकता था। 2010 में जब लाइसेंस शुल्क को 2007 से संशोधित किया गया था, तो पार्टी के बीच ये मुद्दा उठा कि क्या लाइसेंस शुल्क का पूर्वव्यापी संशोधन किया जा सकता है। 2011 से 12 में लाइसेंस धारक ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन असफल रहे, क्योंकि एकल न्यायाधीश ने 2013 में 2010 की अधिसूचना को बरकरार रखा और माना कि शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है। व्यथित होकर लाइसेंस धारक ने एक खंडपीठ के समक्ष अपील की, जबकि अंतर न्यायालय अपील लंबित थी और लाइसेंस धारक को मांग नोटिस जारी किए गए थे। बता दें, लेकिन इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित था। जब लाइसेंस धारक ने विविध अपील की, तो जिला न्यायालय ने ये कहते हुए मांग को खारिज कर दिया कि धारा 7(1) के तहत कार्रवाई समय के कारण बाधित थी और MMPT के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए NMPT ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तर्कों पर गौर करते हुए शीर्ष न्यायालय ने विवादित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट को रिट याचिकाओं पर तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए था जब तक कि अंतर न्यायालय अपीलें लंबित थी, क्योंकि अंतर न्यायालय जो है वो अपीलों के परिणामों का रिट याचिका पर सीधा असर होगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेल एग्रीमेंट मामले पर फैसला दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि अगर सेल एग्रीमेंट को रद्द करने के बाद विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया जाता है, तो जब तक के उस वाद में रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम के अंतर्गत घोषणात्मक राहत की प्रार्थना शामिल नहीं की जाती, तब तक वह वाद सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने यह भी तर्क दिया है कि जब अनुबंध के निष्पादन की मांग की जा रही हो, तब रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने वाली घोषणात्मक राहत आवश्यक है, क्योंकि अगर अनुबंध वैध और अस्तित्व में नहीं है तो वाद टिक नहीं सकता है। ये मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष आया है, जिसमें विक्रेता ने खरीदार के साथ किए गए विक्रय अनुबंध को रद्द कर दिया था और खरीदार को अग्रिम धनराशि 4 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लौटा दी थी। खरीदार ने विक्रय अनुबंध की विशिष्ट निष्पादन के लिए विक्रेता के विरुद्ध वाद दायर किया, लेकिन अनुबंध रद्द किए जाने की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई घोषणात्मक राहत नहीं मांगी। इस
बीच वाद दायर करने के बाद खरीदार ने विक्रेता द्वारा भेजे गए रद्दीकरण पत्र के साथ आए डिमांड ड्राफ्ट को भुना दिया। बता दें आपको कि ट्रायल कोर्ट और खरीदार ने खरीदार के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके विरुद्ध विक्रेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रश्न ये था कि क्या निचली अदालतों ने उस स्थिति में विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद को स्वीकार करके गलती की है, जब विक्रेता द्वारा अनुबंध को रद्द कर दिया गया था और खरीदार ने उस रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई राहत नहीं मांगी थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक विवादों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति की ऊपर नाराजगी जताई है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है। रोजाना सिविल मामलों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है। ये बेतुका है। सिर्फ पैसा न देना अपराध नहीं हो सकता है। वकील भी भूल गए कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी कोई चीज होती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मामले आते रहें तो कोर्ट राज्य पुलिस पर जुर्माना लगाएगा। साथ ही उन्होंने पुलिस उप महानिदेशक से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पहल करने की भी बात कही है। इस केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और इस केस की जांच अधिकारी को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हलफनामा दाखिल करने दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीजेआई ने कहा है कि इस मामले में शरीक बनाम उत्तर प्रदेश केस के फैसले में विपरीत सम्मन आदेश और आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि जांच अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसे भी सबक मिले। दरअसल ये पूरा मामला चेकबाउंस से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पुलिस ने इसे सिविल मुकदमे की बजाय आपराधिक मामला बनाकर सम्मन जारी कर दिया और चार्जशीट भी दायर कर दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने ऐसा रिश्वत लेकर किया है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में देखने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। उस समय कोर्ट ने धोखाधड़ी और विश्वासघात के एक मामले की सुनवाई के दौरान ही इस पर सख्त टिप्पणी की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी। और आइए अब समझते हैं कि महाराष्ट्र किराया अधिनियम जो है, किराया नियंत्रण अधिनियम क्या है। वेब रिपोर्टर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लैंडलॉर्ड बिना किसी रीजन के टेनेंट को निकाल सकता है? चलिए कानून क्या कहता है देखते हैं। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत कोई भी लैंडलॉर्ड मर्जी से टेनेंट को एविक्ट नहीं कर सकता। एविक्शन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स पर ही किया जा सकता है, जैसे अगर टेनेंट रेंट का पेमेंट जानबूझकर नहीं करता है, यानी विलफुल डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट। दूसरा, अगर टेनेंट ने बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरल चेंजेस किया। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, एविक्शन के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। लैंडलॉर्ड को टेनेंसी टर्मिनेट करने के लिए एक वैलिड लीगल नोटिस देना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अमृतपाल जगनमोहन सेठी वर्सेस हरिभाऊ पुंडलिक इंगोले केस में ये क्लियर किया कि लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिश्ता तब तक ऑफिशियली खत्म नहीं होता जब तक कोर्ट की एविक्शन डिक्री पास ना करे। सिर्फ एविक्शन डिक्री पास होने के बाद ही टेनेंट की पोजीशन अनऑथराइज मानी जाती है। उसके बाद लैंडलॉर्ड मीन प्रॉफिट यानी इलीगल पोजीशन के दौरान की कंपनसेशन क्लेम कर सकता है।
जो कि डिक्री की डेट से लेकर प्रॉपर्टी वापस मिलने तक काउंट किया जाता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.